बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन एयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिएक्शन काइनेटिक्स। आज का लेक्चर हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है, इस ब्रांच में, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, रिएक्शन काइनेटिक्स बेसिकली स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स दैट इज अ ग्रीक वर्ड। इसका क्या मतलब है? टू मूव। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हम काइनेटिक एनर्जी, वहां पर भी काइनेटिक का वर्ड यूज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी को किस चीज से रिलेट करते हैं? दैट इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर बात हो रही है रिएक्शन काइनेटिक्स की, यानी रिएक्शन काइनेटिक्स में हम किस चीज को स्टडी करेंगे कि एक रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड करेगा। ठीक है, यानी वो किस तरह से मूव करेगा, स्टार्ट कहां से होगा? रिएक्टेंट से, और एंड कहां पर होगा? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये किस तरह से प्रोसीड करता है ये हम स्टडी करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसके अंदर हमने रिएक्शन की कंप्लीशन देखनी है। तो रिएक्शन हम दो तरह के पढ़ चुके हैं। एक वो रिएक्शन होता था जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं कि A प्लस B ये C प्लस D प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट इज बेसिकली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर 8 में आप इस तरह के जो रिएक्शंस हैं काफी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे रिएक्शंस भी होंगे जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें और एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हुए प्रोडक्ट्स बना दें। अब ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी सिंगल डायरेक्शन में ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट भी हो सकती है और बहुत ज्यादा स्लो भी हो सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शंस की बात करें तो बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है। आप देखेंगे अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड करेंगे, तो आप देखें दोनों केमिकल्स जैसे कांटेक्ट में आते हैं फौरन से प्रेसिपिटेट्स आपके सामने आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रेसिपिटेट किसके हैं? ये सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स हैं। यानी विद इन आप कह लें कि सेकंड्स के अंदर ये रिएक्शन हुआ है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जैसे ही दो केमिकल्स कांटेक्ट में आए हैं तो फौरन से हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स अपीयर हुए हैं, दैट इज ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो फास्ट रिएक्शंस में अगर मैं लिखूं, क्या एग्जांपल अभी हमने देखी? सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस फॉर्म में थे और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आया? सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स थे, और सोडियम नाइट्रेट ये सॉल्यूशन फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन था जो कि बहुत ज्यादा फास्ट था। अब स्टूडेंट्स हम इस तरह की भी रिएक्शंस होते हैं जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी वो आप कह लेंगे कुछ टाइम कंज्यूम करते हैं ताकि प्रोडक्ट्स बन सकें। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? मॉडरेट रेट होगा इनका, मॉडरेट स्पीड में होंगे। इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास आती है एस्टर की हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप हो और ये OR ग्रुप। ठीक है, इस तरह ये फंक्शनल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में होगा उसे हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। ठीक है, अगर यहां पर R क्या होता है कि कोई भी कार्बन का ग्रुप हो सकता है। यहां पर मैं CH3 लगा देती हूं, CH3 CH2। ठीक है, अब ये एक एस्टर है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी वाटर से लाइसिस को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। वाटर को जब हम एक्सेस में लेंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड और अल्कोहल में। ठीक है, CH3OH
ये क्या बन गई, अल्कोहल। और दूसरा हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या आता है, दैट इज एसिड, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होता है इसको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, यानी आप कह लें कि 30 मिनट्स या 1 आवर के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एस्टर की इनटू अल्कोहल एंड एसिड। ठीक है, तो क्योंकि इस रिएक्शन को कुछ टाइम लगा, कुछ वक्त लगा, तो हमने इसको क्या कहा कि इसकी जो स्पीड थी वो क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो कि सिर्फ मिनट्स नहीं लेते या घंटे उनको नहीं लगते कंप्लीट होने के लिए, बल्कि उनको महीने भी लग सकते हैं और कई दफा साल भी लगते हैं। उसमें एग्जांपल देखते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस आ जाएंगे, वेरी स्लो रिएक्शंस में स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल आती है रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टूडेंट्स आपके सामने ये जंग आलूद ट्रेन है। अब आप मुझे बताएं कि क्या इस ट्रेन को जो जंग लगा है ये कुछ सेकंड्स में जंग लग गया है, यानी अपनी ओरिजिनल कंडीशन से इस कंडीशन में आने में इसे कितना टाइम लगा है? जाहिर सी बात है सेकंड्स तो नहीं लगे, रिएक्शन फास्ट नहीं था। क्या इसे कुछ घंटे लगे हैं कि ये इस कंडीशन में आ गई है? इसको घंटे भी नहीं लगे, बल्कि इसकी इस कंडीशन में आने के लिए कई महीने लगे हैं, तब जाकर ये जो ट्रेन है ये आप कह लें कि इसको जंग लगा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बहुत स्लो रिएक्शन है, इसको कंप्लीट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर है। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स हाँ एक और एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज वेदरिंग ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, जिस पे स्टोन वर्क हुआ होता है और वो एसिड रेन की वजह से आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो स्टोन वर्क होता है वो एसिड रेन की वजह से खराब हो जाता है। अब ये भी टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम एसिड रेन हुई तो बिल्डिंग की कंडीशन ही बदल गई, इसको भी साल लगते हैं और उसके बाद जाकर जो है एक बिल्डिंग की कंडीशन खराब होती है। तो ये भी वेरी स्लो प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट स्पीड के साथ रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। तो रिएक्शन काइनेटिक्स बेसिकली इस चीज को डील करती है कि एक रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, यानी कितनी स्पीड से कंप्लीट होता है। क्या उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, मॉडरेट है या बहुत ही ज्यादा स्लो है। ठीक है, तो ये चीज ये आप कह लेंगे कॉन्सेप्ट जो है ये हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं किसमें, रिएक्शन काइनेटिक्स में। तो रिएक्शन काइनेटिक्स को स्टूडेंट्स हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किस स्पीड से वो प्रोसीड कर रहा है या किस स्पीड से वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फैक्टर्स दैट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन and the mechanism of reaction is called reaction kinetics. जी स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन को देखें। एक बात तो हमने डिस्कस कर ली कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डील करती है कि एक रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा। ठीक है, इस चीज को हम रिएक्शन काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। साथ वो एक और चीज आपको बता रहे हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी
कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड जो है वो इफेक्ट हो सकती है। डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर कई दफा बढ़ा देने से रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह हमारे पास कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है इफेक्ट होता है। और स्टूडेंट्स कई दफा हमने देखा है कि जो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है उसको फास्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्रेशर भी एक फैक्टर है जिसकी मदद से रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसे चेंज किया जा सकता है, कि अगर रिएक्शन स्लो है तो उसे फास्ट करने के लिए हम प्रेशर कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन काइनेटिक्स में हम उन फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है इफेक्ट हो सकता है। तीसरी बात, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है कि किस तरह से एक रिएक्शन जो है, या आप कह लें कि रिएक्टेंट्स किस तरह से प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जा रहा है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके बाद एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यानी बज़ाहिर तो हमें देखने में लगता है कि A प्लस बी और इज कन्वर्टेड इनटू AB, कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा कि A और B आपस में कोलाइड किए और उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। रियलिटी में क्या होता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो उसकी इस रिएक्शन के दौरान कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जिसके बाद फर्दर वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट आते हैं। किस तरह से, अगर मैं आपसे कहूं कि ए जो रिएक्टेंट है ये पहले कन्वर्ट होगा अपनी आयनिक स्टेट में, यानी ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब ये जो आयनिक स्टेट है ये फर्दर सेकंड रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करेगी और फिर बनाएगी प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ कि ये एक स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रहा, ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। और स्टूडेंट्स ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 2 स्टेप्स हैं इनके अंदर एक जो स्टेप होता है उसको ज्यादा टाइम लगता है। किस तरह से, अगर मैं बात करूं कि रिएक्टेंट को, या हमारा जो ए रिएक्टेंट है इसको इसकी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। जब ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पता है ना, आयनिक स्पीशी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो फिर वो बड़ी आसानी के साथ, तेजी के साथ बी के साथ रिएक्ट करके विद इन नो टाइम प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इट्स मीन कि मैकेनिज्म में हम ये भी स्टडी करते हैं कि वो कौन सा स्टेप है जो कि स्लो स्टेप है, ठीक है, टाइम टेकिंग स्टेप है। अगर मैं आपसे बात इस तरह से समझाऊं कि अगर मैं कहूं कि ये जो टोटल रिएक्शन है इसका ड्यूरेशन क्या था, 60 मिनट्स, जब हमने देखा कि ये रिएक्शन प्रोसीड कितने टाइम में किया, 60 मिनट में। लेकिन फर्दर स्टडी करने पे पता चला कि जो फर्स्ट स्टेप है इसने कितना टाइम लिया, से 55 मिनट्स जो थे वो लगे कि ए रिएक्टेंट जो है वो अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो बाकी जो सेकंड स्टेप था उसको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे। यानी पहला स्टेप दैट वाज अ स्लो स्टेप एंड सेकंड स्टेप दैट इज वेरी फास्ट। विद इन नो टाइम जो है हमारा लास्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो ऐसा स्टेप जो स्लो हो, जो ज्यादा टाइम टेकिंग हो, जिसकी मदद से हम ये बता सकें कि एक रिएक्शन का रेट क्या होगा, कि उसकी स्पीड क्या होगी, ऐसे स्टेप को हम क्या कहते हैं, दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अच्छा, स्लो स्टेप को ही हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्यों कहते हैं, फास्ट स्टेप को क्यों नहीं कह सकते? उसकी वजह यह है कि रेट का मतलब है कि स्पीड, ठीक है, यानी ऐसा स्टेप जो आपको रिएक्शन की स्पीड का अंदाजा करा दे कि ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्लोएस्ट स्टेप को हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि मोस्ट टाइम किस पे स्पेंड होता है, इस स्टेप पे। तो प्लस माइनस देखिए 5 मिनट्स हैं जो कि सेकंड स्टेप में लगे हैं। यानी आपको अगर इस स्टेप की टाइमिंग्स का अंदाजा हो जाए तो आप प्लस माइनस अंदाजे से बता सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन कितने मिनट में हो सकता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि जो फास्ट स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ होगा। अगर स्टूडेंट्स
हम फास्ट स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कंसीडर करते तो फिर क्या होता? फास्ट स्टेप तो कितने मिनट में हो रहा है? 5 मिनट में हो रहा है। तो क्या आप इस स्टेप से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा रिएक्शन कितने मिनट में होगा? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस वजह से स्टूडेंट्स, हम हमेशा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन के मैकेनिज्म में, उसी को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि कौन सा स्टेप रिएक्शन के अंदर स्लो है और वो ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो फिर हम उसके ऊपर फर्दर वर्कअप करते हैं कि इस स्टेप को टाइम ड्यूरेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या हमें इसके अंदर कोई कैटलिस्ट ऐड करना होगा ताकि ये जो स्टेप है ये कम टाइम में हो सके और हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो फास्ट हो सके। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के हम बात करते हैं तो फिर इस चीज को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप या रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्दर इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास एक रिएक्शन के कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा और ऑप्टिमल कंडीशन सेट करने के लिए भी जरूरी होता है ताकि हमारे पास मैक्सिमम यील्ड आ सके। अगर हम इन चीजों पे वर्कअप नहीं करेंगे तो हमारा टाइम भी जाया होता है और सोर्सेज भी जाया होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन काइनेटिक्स आप देख सकते हैं किन चीजों को डील करता है, उसको समराइज करते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स किस चीज को डील करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और सेकंड बात जो हमने अभी देखी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखे, टेम्परेचर, प्रेशर है, सरफेस एरिया भी आता है, कंसंट्रेशन भी है, एटसेट्रा। और थर्ड पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हमने रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बात की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 चीजें थी जो कि रिएक्शन काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको किस तरह से डिटरमिन करते हैं, और फर्दर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा रेट लॉ को भी डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ डिस्कस करेंगे और कैटालिसिस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बेसिक चीजें देखी कि रिएक्शन काइनेटिक्स में हम किन चीजों को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।